गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब लॉकडाउन 4.0 भी स्टार्ट हो गया है। इस सिचुएशन को देखते हुए सब स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने अपने घर पर हैं और हम दोनों टीचर और स्टूडेंट आपस में सिर्फ यही एक माध्यम बचा है जिसके थ्रू हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो माई सेल्फ आशीष अग्रवाल, मैं उस दिशा में एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ मैं स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर सकूं, मिल सकूं, उनकी कुछ क्वेरीज़ को आंसर कर सकूं और किसी तरह से उनकी नॉलेज में कुछ योगदान अपनी तरफ से दे सकूं। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसकी हम आज नींव रखेंगे, फाउंडेशन रखेंगे। लेकिन कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं IIT कानपुर 2005 में पास आउट हूँ। आई हैव डन माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT कानपुर, जिसमें मैंने एडमिशन 2003 में IIT MSc एंट्रेंस के थ्रू लिया था। और उस समय जब मैंने IIT में एंट्रेंस दिया, उस समय सब IITs के एग्ज़ाम अलग अलग होते थे और मुझे याद है हर IIT में लगभग सिर्फ 18 सीट्स थी और 7 IIT थी, यानी कुल मिलाकर 18 × 7 126 सीट्स थी। तो हर IIT लगभग अपना एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट करती थी। तो मुझे याद है मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला था IIT रुड़की के एंट्रेंस में, ऑल इंडिया रैंक 1 मिला IIT मुंबई के एंट्रेंस टेस्ट में, और ऑल इंडिया रैंक 5 मिला IIT कानपुर के एंट्रेंस टेस्ट में। एंड देन आई फाइनली ऑप्टेड फॉर IIT कानपुर एंड कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम देयर। उसके बाद आई वेंट टू फॉर MBA फ्रॉम IIT गाज़ियाबाद इन HR। एंड इस बीच पूरे टाइम स्पैन में बीच में पढ़ाता भी रहा हूँ हमेशा एक टीचर की एक जैसे कहना चाहिए भूमिका साथ साथ निभाता रहा हूँ। मैं सबसे पहले मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस वो लगभग 17 साल का है और इसमें मैक्सिमम टाइम मैं अपने लाइफ में बंसर क्लासेस कोटा में ही एसोसिएटेड रहा हूँ और मैं एक्स AEO भी था बंसर क्लासेस में। एक्स AEO का मतलब आई वॉज अ पार्टनर इन बंसर क्लासेस एंड दैट इज़ इट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सो दैट यू बी एश्योर दैट यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स। आपके मन में किसी प्रकार का कोई संकोच ना हो कि पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी, हम अब चैप्टर की तरफ गणित की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। तो ITF की बात जहाँ तक कंसर्न है, चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो बात आती है सबसे पहले उठकर इन्वर्स पर कि व्हाट डू वी मीन बाय इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स का मतलब क्या है? इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन आपको याद होगा, किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो आपके पास बाइजेक्टिव हो, यानी वो 1 1 और ऑन टू हो। और हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब के सब आप जानते हैं पीरियोडिक होते हैं। इसलिए उनकी वैल्यूज़ अपने आप रिपीट करती हैं रेगुलर इंटरवल्स पर, इसलिए वो फंक्शंस कभी भी 1 1 तो नहीं होते, और जब 1 1 नहीं होते तो बाइजेक्टिव भी नहीं होते। तो इसका मतलब तो हम जो पढ़ रहे हैं वो होना ही नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व भी नहीं होना चाहिए, शुडंट बी इन एग्जिस्टेंस। बट हम यहाँ एक छोटी सी चालाकी करते हैं, वो क्या कि हम फंक्शन की डोमेन को कर्टेल कर देते हैं। वी कर्टेल द डोमेन ऑफ फंक्शन सो दैट दे बिकम बाइजेक्टिव। हाँ, बट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द रेंज पर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ साइन फंक्शन का। इफ़ आई टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ साइन फंक्शन साइन x, तो आप सब जानते हैं कि जो साइन x है ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन। ये एक मैनी वन फंक्शन है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, इनकी डोमेन को कट कर देते हैं। डोमेन को कट करने का मतलब जैसे अगर मैं साइन की डोमेन, साइन का आपने सबने ग्राफ देखा है, और हमने क्या बताया कि आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किस पर, रेंज पर। जैसे अगर आप साइन का ग्राफ देखें तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, और ये ग्राफ लगातार रिपीट करता है। ये मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये -π/2 और ये π/2। अब अगर मैं इसकी डोमेन को कर्टेल कर दूं -π/2 से π/2, तो मेरे मतलब का ग्राफ ये वाला बचेगा। अब इसमें कुल मिलाकर रेंज आप देख सकते हैं कितनी आ गई इस पार्ट से, ये 1, ये -1, यानी जो भी वैल्यू हमारे पास ग्राफ से आ रही है वो -1 से 1 के बीच में आ रही है। और फंक्शन आप देखें 1 है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर काटेगी, तो ये फंक्शन 1 भी है, और इसकी जो रेंज है उस पर ऑन टू भी है। यानी अगर मैं साइन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, साइन को की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, कहाँ से कहाँ, साइन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं -π/2 से π/2 टू द इंटरवल -1 to 1, then in that case we find that sign becomes invertible because is bijective, this becomes bijective, क्योंकि अब ये बाइजेक्टिव बन गया, इसलिए अब इसका इन्वर्स डिफाइन हो गया। तो अगर मैं इसका इन्वर्स डिफाइन करूं तो साइन इन्वर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम -1 से 1 टू -π/2 से π/2, दैट विल बी इट। तो साइन इन्वर्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होगा, और जो उसका डोमेन है वो -1 से 1 होगा। यानी, और आप जानते हैं इन्वर्स फंक्शन गिवन फंक्शन का जस्ट उल्टा काम करता है। साइन में एंगल डालो तो वैल्यू मिलती है, साइन इन्वर्स में क्या होगा, वैल्यू डालो तो एंगल मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर साइन π/3 की बात करूं तो वो √3/2 होगा। तो अगर साइन इन्वर्स में हम √3/2 डालते हैं तो इट विल बिकम π/3। सो दैट इज़ हाउ इन्वर्स इज़ डिफाइंड। यानी कुल मिलाकर हमने इस अभी तक इस छोटे से अंतराल में ये सीखा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हम उसकी डोमेन को इस तरह से कट कर दें कि वो बाइजेक्टिव बन जाए। हाँ, शर्त ये है कि हम रेंज पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसकी रेंज में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस की, अगर मैं कॉस की बात करूं तो अगर मैं कॉस का डोमेन कर्टेल कर दूं 0 से पाई, तो आप देखोगे कि रेंज अभी भी -1 से 1 आती है। क्योंकि अगर आप कॉस का ग्राफ देखें तो कॉस का ग्राफ ये है, और ये वैल्यू है पाई, ये वैल्यू है 0, तो ये 0 से पाई ये वाला पार्ट आएगा, और ये वैल्यू है 1, और ये नीचे जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू है -1, तो -1 से 1 आया। और इस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसलिए 1 भी है, इसलिए कॉस इन्वर्टेबल बन गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो इसलिए कॉस इन्वर्स जो फंक्शन होगा वो होगा -1 से 1 से 0 से पाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स हाफ, तो खट से बताइए कॉस इन्वर्स हाफ कितना हो जाएगा, इट विल बी π/3। अगर मैं पूछूं कॉस इन्वर्स ऑफ 0, तो ऑब्वियसली बात है इट विल बी π/2। सिमिलरली साइन इन्वर्स ऑफ हाफ विल बी π/6। कॉस इन्वर्स ऑफ 1/√2 सबसे आसान पूछा आपसे, इट विल बी π/4। सो आप उम्मीद है कि इन्वर्स फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, जस्ट उल्टा काम करना है, इसमें वैल्यू डालनी है, हमें बाहर एंगल मिलेगा। तो साइन में एंगल डालने पर वैल्यू मिलती है, इसमें क्या है, वैल्यू डालने पर एंगल मिलेगा। तो एक चीज़, एक मेजर डिफरेंस ये है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है इन्वर्स में, बल्कि उल्टा बोल बैठते हैं। साइन इन्वर्स का डोमेन कई बार वो बोल देते हैं -π/2 से π/2। डोमेन मतलब जो फंक्शन में डाल सकते हैं, तो ध्यान रखें यहाँ साइन इन्वर्स में हम क्या डाल सकते हैं, -1 से 1। कॉस इन्वर्स में भी क्या डाल सकते हैं, -1 से 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम डोमेन को कर्टेल कर दें तो हम फंक्शन को बाइजेक्टिव बना सकते हैं और इन्वर्टेबल बना सकते हैं। तो अगर हम इसी तरीके से टैन की बात भी कर लें तो टैन में हम क्या कर सकते हैं, टैन की डोमेन को भी हम कर्टेल कर देते हैं। टैन की डोमेन को अगर मैं कर्टेल कर दूं -π/2 से π/2, तो देखें रेंज अभी भी पूरा R आ जाती है।
तो tan इनवर्स जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा r से लेकर -π/2 से π/2। एंड आप ये बात जो मैंने बोली आप ये ग्राफ के थ्रू समझ भी सकते हैं। अगर मैं tan का ग्राफ देखूं तो tan का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये इसको मिलता नहीं है यहाँ पर थोड़ा तो आप देख सकते हैं कि ये -π/2 है और ये π/2 है और ये फंक्शन अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए 1 1 है, इसलिए रेंज इसका पूरा R आ गया। तो इसी तरीके से हाँ यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, आपके दिमाग में ज़रूर इसको देखते हुए एक बात और आई होगी। साइन इनवर्स हमने डोमेन कर्टेल किया -π/2 से π/2, लेकिन अगर आप चाहते तो π/2 से 3π/2 भी कर्टेल कर सकते थे, क्योंकि π/2 से 3π/2 अगर आप डोमेन कर्टेल करते तब भी फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता और इसमें भी रेंज -1 से 1 आती। यानी एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल था π/2 से 3π/2 का, बट वी अदरवाइज चोज -π/2 टू π/2। तो आपको कोई ना कोई चॉइस तो करनी थी, इसलिए स्मॉलेस्ट इंटरवल -π/2 से π/2 ले लिया गया है। π/2 से 3π/2 भी एक ऑप्शन था, 3π/2 से 5π/2 भी एक ऑप्शन था। इसी तरह से कॉस इनवर्स के लिए भी, कॉस के लिए भी यहाँ पर 0 से पाई के अलावा पाई से 2π भी एक ऑप्शन था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं देयर आर इन्फाइनेटली मेनी पॉसिबल ऑप्शंस इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट दिस इनवर्स फंक्शन, but we have already made a choice for sine and cos from 0 to pi and for sine -π/2 to π/2। tan में भी इसी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल थे π/2 से लेकर 3π/2, लेकिन किसी ना किसी पर तो ज़ीरो इन करना ही था, इसलिए लोगों ने -π/2 से π/2 चुन लिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ एंड डोमेन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ पर जो डोमेन है वो तो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में है, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। इसी तरह से कॉस इनवर्स देखें, कॉस इनवर्स में यह -1 से 1 डोमेन हो गया और 0 से पाई उसका रेंज हो गया। tan इनवर्स में -π/2 से π/2 जो मैंने आपको बताया। अब कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स को रिलेट करना बहुत आसान है। इसमें भी आप -π/2 से π/2 कर्टेल करते हैं डोमेन को, साइन की कॉसेक की डोमेन को, यानी यहाँ पर भी -π/2 से π/2 है कोसेक की डोमेन। तो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। बीच में क्या छूट जाता है, 0 छूट जाता है। और इसमें जो x की वैल्यू हो -∞ से -1 या फिर 1 से ∞। तो कोसेक इनवर्स की अगर मैं बात करूं, कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है, इसका डोमेन तो हो गया -∞ से -1, क्योंकि आपको पता है कोसेक की रेंज क्या होती है। जो कोसेक की रेंज होगी वो इसका डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी रेंज है वो रेंज है बिल्कुल वही साइन वाली -π/2 से π/2, लेकिन बीच में क्या छोड़ना पड़ेगा हमको, 0। इसी तरह सेकंड वर्स में देखें, सेकंड वर्स की बात करें अगर हम, सेकंड वर्स की बात करें तो सेकंड वर्स में भी जो इसका डोमेन है वो डोमेन तो इसका हो जाएगा वही -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और जो इसका रेंज है, रेंज होगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। π/2 को आपको इसमें छोड़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखें यहाँ ये π/2 वी विल हैव टू लीव। कॉट इनवर्स में थोड़ा सा चेंज है। कॉट इनवर्स में आप देखें, एक्सपेक्टेड तो ये था कि यार इसमें भी हम क्या रखेंगे, जो रेंज रखेंगे। देखिए साइन कोसेक इनवर्स की रेंज को गौर से देखो, वो कितना है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, जो कि साइन इनवर्स की डोमेन से बिल्कुल मैच करता है, साइन इनवर्स की रेंज से बिल्कुल मैच करता है। इसी तरह से सेकंड इनवर्स में भी देखो, जो रेंज आती है वो 0 से पाई है एक्सेप्ट π/2, जो कि कॉस इनवर्स की रेंज से मैच करता है। तो उम्मीद तो ये थी कि कॉट इनवर्स का रेंज भी टैन इनवर्स की रेंज से काफ़ी हद तक मैच करना चाहिए, यानी कि वो होना चाहिए -π/2 से π/2, लेकिन वो मैच नहीं करता। इसको क्या लिया गया है, 0 से पाई। द रेंज फॉर कॉट
inverse has been taken to be 0 to pi and wherein the domain belongs to R. अब यहाँ पर कई बार हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों किया गया। असल में क्या है, हम अगर कॉट के ग्राफ को देखें तो कॉट का ग्राफ आप देख सकते हैं 0 पर इन्फिनिटी, π/2 पर 0 और फिर पाई पर वापस लेफ़्ट में माइनस इन्फिनिटी। और इसी तरह से यहाँ पर देखें ये -π/2 पॉइंट है और ये पॉइंट है +π/2। तो अगर आप -π/2 से π/2 देखें, नो डाउट -π/2 से π/2 अगर मैं देखता तो इस केस में भी मेरे पास रेंज पूरा आ जाता, पूरा का पूरा आ रहा था, क्योंकि ये -इन्फिनिटी से 0 और फिर ये 0 से लेकर इन्फिनिटी पूरा रेंज आ रहा जाता। यानी नो डाउट एक विकल्प था -π/2 से π/2 ओपन, लेकिन फिर हमें उसमें बीच में क्या हटाना पड़ता, 0 हटाना पड़ता। यानी इस केस में भी हम चाहते तो रेंज रख सकते थे -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, यानी काफ़ी हद तक वो tan की इन्वर्स की रेंज से मैच हो जाती। लेकिन यहाँ एक बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हमें कुछ भी पॉइंट बीच में से निकालना नहीं पड़ेगा। यहाँ याद करो, अभी मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, -π/2 से π/2 लिया हमने, तो उसमें हमें 0 निकालना पड़ेगा बीच में। लेकिन अगर मैं 0 से पाई ले लेता हूँ तो रेंज आप देखो, कुल मिला के इस ग्राफ को देखो गौर से, इस ग्राफ में देखो ये रेंज जा रही है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, पूरा R रेंज कवर हो गई। और हमने इसमें बीच में हमें इसमें से कुछ निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो यानी वी हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ओवर हियर इन दिस केस, इन केस ऑफ कॉट। तो वी वेंट विद दिस बेटर ऑल्टरनेटिव, एंड व्हाट इज़ दैट बेटर ऑल्टरनेटिव? वी चोज द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स टू बी 0 to pi, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आप समझते ही हैं, क्योंकि पाई कॉट की डोमेन में नहीं है, 0 भी कॉट की डोमेन में नहीं है। तो इसी तरह से आप जब आप यहाँ देखें, जब रेंज अब कोसेक इन्वर्स की आपने देखी, इसमें 0 निकला। क्यों निकला 0? क्योंकि 0 कोसेक की डोमेन में नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कोसेक इन्वर्स की रेंज में नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स में क्या होता है, जो गिवन फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा, और जो उसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी इन्वर्स की। तो कोसेक इन्वर्स में क्या बाहर निकला? 0। क्यों? याद करो, कोसेक 0 पर डिफाइंड नहीं होता। इसी तरह सेक इन्वर्स में भी क्या मिसिंग है? π/2। क्यों? क्योंकि π/2 सेक की डोमेन में नहीं होता, इसलिए π/2 सेक इन्वर्स की रेंज में नहीं होगा। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डोमेन और रेंज क्या क्या है। और सच मानो तो एक चीज़ मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि ये जो डोमेन रेंज है ये बिल्कुल इस तरह से याद होनी चाहिए कि रात को 3 बजे भी तुम्हें चुड़ैल उठा के भी पूछ लेना एक बार कि भैया बता जल्दी से tan इनवर्स की रेंज क्या है, नहीं तो मैं तेरी खोपड़ी के तो टुकड़े कर दूँगी। तो उस हड़बड़ाहट में भी तुम ये बता सको कि tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 है, तब मानो कि तुमने सही से तैयारी की है, तुम्हें एक बार अच्छे से चीज़ें पता हैं। क्योंकि ये एक बिल्डिंग जिसे कहते हैं ना, बेस है बिल्कुल ITF का। अगर ये नहीं याद है हमको तो फिर काम ख़त्म, इसके बिना ITF नहीं होगा, ITF हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। और यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ITF एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मैंने अपने इस चैनल की स्टार्टिंग भी इसी चैप्टर के साथ की है। क्योंकि IIT आप पिछले 15, 20, 25 साल के पेपर उठा के देखो, ऐसा एक भी साल नहीं गया जब ITF से प्रॉब्लम्स नहीं आए। अंडरलाइन क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम्स नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं बोला मैंने, प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो आप पाएंगे दिस चैप्टर कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू IIT JEE एडवांस एज वेल एज मेंस। तो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड लेट मी टेल यू, अगर आप इसे ढंग से समझते रहेंगे मेरे साथ साथ तो फुल इसमें वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। ऐसा तभी होगा जब आप एक तरीके से पूरी तरीके से काम चोरी पर उतर आएँ, तभी ऐसा हो सकता, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे वहाँ प्रॉब्लम बने नहीं इसका। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे ग्राफ्स ऑफ ITF पर। तो फिर से यहाँ ग्राफ ऑफ ITF शुरू करने से पहले फिर से मैं बोल दूँ, साइन इन्वर्स का अगर एक बार मन में दोहरा लो आप लोग भी साथ में, साइन इन्वर्स का डोमेन क्या है? -1 to 1। रेंज क्या है?
-π/2 to π/2। चलो बताओ कॉट इन्वर्स का डोमेन क्या है? R। tan इन्वर्स का रेंज क्या है? -π/2 से π/2 ओपन। इस तरह से पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अब आते हैं ग्राफ्स ऑफ ITF पर। अब आप जानते हैं फंक्शन में हम फंक्शन जब आपने कभी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वो f के ग्राफ को y = x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने पर मिलता है। दैट इज़ हाउ यू गेट द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर मुझे यहाँ साइन इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो पहले हमने यहाँ साइन का ग्राफ बनाया। द ग्राफ ऑफ साइन इज़ दिस। तो चलिए इसे दूसरे रंग से दिखाते हैं। उसे ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये साइन का ग्राफ है। बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया लगता है मैंने। अब ये देखो, अब दिखाई देगा अच्छे से। ये है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन। और ये लाइन है y = x, जो इसको छू कर गुजर जाती है ओरिजिन पर। ध्यान रखो, छू कर गुजरती, काट कर नहीं। छूती भी और काटती भी है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहाँ पर। और साइन इन्वर्स का जो ग्राफ होगा वो इसके अबाउट साइन को रिफ्लेक्ट करके मिलेगा। तो हमने ये रिफ्लेक्शन किया, इसका रिफ्लेक्शन किया। तो चलो उसको एक अलग रंग से दिखाते हैं। ये रिफ्लेक्ट हुआ, देखो ये वाला ये वाला जो हम यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, ये रिफ्लेक्शन, ये वाला पार्ट गौर से देखो, ये इसकी इमेज है, इस वाले पार्ट की इमेज है, ये इसकी इमेज ये आ गई और इसकी इमेज ये आ गई। देखो ये मिरर मानो y = x को, तो इसकी इमेज ये आ गई, इसकी इमेज ये आ गई, तो ये बन गया साइन इन्वर्स का ग्राफ। इसी तरीके से कॉस इन्वर्स x का ग्राफ अगर बनाना है तो ध्यान रखो, ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये किसका ग्राफ बनाया? साइन इन्वर्स x। और कैसे बनाया? y = x के अबाउट साइन इन्वर्स x को बस हमने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। वेरी सिंपल, सिर्फ रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर अब बात करते हैं कॉस इन्वर्स x के ग्राफ की। कॉस इन्वर्स x का ग्राफ ये रहा हमारे पास, कॉस का ग्राफ। ध्यान रखो, कॉस का ग्राफ के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक इसका हमने रेंज बनाया था। कॉस को हमने कहाँ से कहाँ उसका डोमेन का डील किया? 0 से पाई। तो आपने कॉस का ग्राफ बना लिया 0 से पाई, ये रहा। अब ये लाइन है y = x। अब फिर से एक दूसरे रंग से दिखाते हैं कि अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन y = x के अबाउट। अब हम इसका रिफ्लेक्शन करते हैं, इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन करते हैं। इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा। अरे यार, ये आ जाएगा, देखो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन तो ये हो गया है ना, और इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन, ये वाला जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया। सो दैट इज़ द ग्राफ ऑफ कॉस इन्वर्स। इसी तरह से टैन इन्वर्स का ग्राफ याद करो। टैन इन्वर्स के लिए आपने उसकी डोमेन को, टैन की डोमेन को कहाँ से कहाँ कर्टेल किया था? -π/2 से लेकर π/2। तो -π/2 से π/2 आपने टैन का ग्राफ बनाया। टैन का ग्राफ ये रहा, देखो ये रहा टैन का ग्राफ, और ये लाइन y = x। अब आप क्या करेंगे? यू विल रिफ्लेक्ट दिस ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ तो इधर आ गया, ये वाला पार्ट, और ये इस वाले का रिफ्लेक्शन इधर आया और इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया। सो दैट इज़ द ग्राफ ऑफ टैन इन्वर्स। अब ये थोड़ा हिच पिच गौच पौच हो गया होगा, तो हम इसको यहाँ थोड़ा सा अलग से मैं आपको बना के बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो आप पाएंगे आगे एप्लीकेशन, इन्वर्स फंक्शंस का एप्लीकेशन लिमिट में, कंटिन्यूटी में, सब जगह होने वाला है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए अब ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से बन जाए। द ग्राफ ऑफ साइन इन्वर्स वुड बी दिस, ये, और ये जो वैल्यू आएगी 1, ये वाली वैल्यू -1, और ये ऊपर आएगा π/2 और ये नीचे आएगा -π/2। So that is the graph of sin inverse x। और इसी तरीके से ये तो ग्राफ हो गया y = sin inverse of x का।
So let me write this down, y equal to sin इनवर्स ऑफ x। इसी तरह से अगर मैं cos इनवर्स x के ग्राफ की बात करूं तो द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा। ये वाली वैल्यू 1 माइनस का ये 1, और ये वाला वैल्यू जो होगा ऊपर में दिस विल बी पाई and this is pi by 2. So that is the graph of y equal to cos inverse of x. And if I draw the graph of tan inverse, the graph of tan inverse is this। सबसे सुंदर ग्राफ तो tan inverse का ही बना पाया। सबसे सुंदर भी tan इनवर्स में लिखा है शायद, -π/2 से π/2। तो पहली कोशिश है ना आप लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज कर लो यार, अभी ठीक हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स का ग्राफ। अब इन ग्राफ्स के बारे में मैं आपको थोड़ा चीज़ें बता दूं। ये ग्राफ कैसा है भाई, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है बोलो? इंक्रीजिंग है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ऑड है या इवन है? ऑड है, ऑड फंक्शन है। तीसरा पॉइंट, क्या इसमें अगर बात करें कहीं पर वर्टिकल टेंजेंट है? हाँ है। VT वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पर है? एट x इक्वल टू 1 एंड -1, इन दो पॉइंट्स पर वर्टिकल टेंजेंट है। अभी नीचे वैसे इसके ग्राफ भी हैं, तो अभी इसको थोड़ा हम और नीचे कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी पहले हम यही पढ़ लें अच्छे से। तो मैं यहाँ सफाई से अच्छे से ये हटा कर यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें आगे इनइक्वालिटीज़ वगैरह सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो जल्दी बताएं क्या क्या था। इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद वर्टिकल टेंजेंट है, कहाँ पर? x इक्वल टू -1 और 1 पर। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ? साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। और ऐसा समझ में आ ही रहा है क्यों? जैसा ग्राफ ऊपर बन रहा है यहाँ पर, वैसे ही ग्राफ यहाँ नीचे बन रहा है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इंक्रीजिंग हुआ, ऑड फंक्शन हुआ, वर्टिकल टेंजेंट हुई, फिर यहाँ एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी दिखाई देता है। अब आप सोचोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या भला है? बहुत ही सिंपल सी बात है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व चेंज होता है, यानी जहाँ कर्व कॉन्केविटी, जहाँ कर्व की चेंज हो। देखो यहाँ पर कर्व कैसा, कॉन्केव अप, यहाँ कर्व कैसा है, कॉन्केव डाउन। तो जहाँ कॉन्केविटी चेंज होती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो ये कॉन्केव अप और ये कॉन्केव डाउन, और ये ऐसा चेंज कहाँ हो रहा है? ओरिजिन पर, इसलिए ओरिजिन क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ठीक है। क्या ये पीरियोडिक है? नहीं भैया, ये पीरियोडिक तो नहीं है, अपीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है। और बस इतना पॉइंट बहुत है यार, इसमें जो दिखाई दे रहे हैं सारे पीरियोडिक नहीं है, इंक्रीजिंग है, ऑड फंक्शन है। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स का ग्राफ अगर आप देखें तो ये ग्राफ आप देखें, ये ग्राफ ऐसा है। तो आप बताएं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। दूसरा, क्या कहीं पर वर्टिकल टेंजेंट है? हाँ है, दो जगह पर है। वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 और -1। फिर साथ में क्या ये ऑड है? नहीं। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये इवन है? नहीं। वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। तो नीदर ऑड नॉर इवन। तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप साथ में कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। सिर्फ ये वीडियो ना देखते रहें, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आप भी मैदान में मेरे साथ उतरें, काम करें। मैं आपके लिए पेन ले रहा हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हैं।
नाइदर ऑड नॉर इवन। फिर क्या यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? बिल्कुल है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहाँ पर है भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0,π/2 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो हमने इसमें देखा कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, वर्टिकल टेंजेंट है, नाइदर ऑड नॉर इवन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कहाँ पर? एट 0,π/2 पर। क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है? नहीं, ये ग्राफ अपीरियोडिक है। ये हुआ। अब tan इनवर्स पर आते हैं। ये सारी खासियतें आपको दिमाग में बैठा लेनी है अच्छे से। अब tan इनवर्स x पर आते हैं। tan इनवर्स x में आप मुझे बताएं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? तो गरीब से गरीब आदमी बता सकता है इंक्रीजिंग है, क्योंकि वैल्यू बढ़ती जा रही है लगातार। और क्या इसमें कहीं पर वर्टिकल टेंजेंट है? नो वर्टिकल टेंजेंट। क्या ये ऑड है? देखो ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो जैसा ये ऊपर बना है वैसा ही नीचे बना। ध्यान रखें सारे ग्राफ कैसे बनाए हैं। tan इनवर्स का ग्राफ कैसे बना? tan के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करके किसके अबाउट? y इक्वल टू x के अबाउट। तो यहाँ इस केस में अगर आप देखें गौर से, तो ये यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट तो नहीं है, लेकिन ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। यानी कि tan इनवर्स ऑफ -x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। नोट कर लें अच्छे से। और फिर फाइनली क्या यहाँ कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुमको दिखाई देता है? बिल्कुल दिखता होगा। दिखा? हाँ, ओरिजिन पर। बिल्कुल सही पहचाना, ओरिजिन पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट POI कह रहा हूँ मैं, एट ओरिजिन 0 0। अबे यार, यहाँ इसको ढंग से लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 0 0। फिर क्या ये पीरियोडिक है? नहीं, ये भी पीरियोडिक नहीं है। तो हमने ये सब कुछ इसके बारे में जान लिया। tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनकी खासियतें जान ली। अब यहाँ मैं अगर आपको एक बात पूछूं कि लिमिट, हालांकि हमने लिमिट पढ़ा नहीं है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा? और पूछूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू -इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा? तो tan इनवर्स ऑफ x -इन्फिनिटी पर क्या लिमिट होगी इसकी, ये देख के बताओ। ग्राफ दिख रहा है? लिमिट का मतलब क्या है? जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो tan इनवर्स का वैल्यू किस तरफ बढ़ेगा ये बताना है। लिमिट इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ जस्ट अ सिंपल थिंग। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि x जब इन्फिनिटी जाता है तो fx की वैल्यू किस तरफ बढ़ती है। व्हाट डज इट टेंड टू बिकम? द क्वांटिटी इट टेंड्स टू बिकम विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिट। इसी तरीके से जब x -इन्फिनिटी जाता है तो बताइए वैल्यू tan इनवर्स की किधर बढ़ती है। तो आप जानते हैं इन्फिनिटी कहाँ मिलेगा भाई? इन्फिनिटी मिलेगा इधर, इधर मिलेगा इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी कहाँ मिलेगा? इधर। तो जब tan इनवर्स इन्फिनिटी जाएगा तो वैल्यू किधर जाएगी? π/2। और -इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगी? -π/2। तो इसलिए ये जो रेंज हो गई, मतलब ये जो वैल्यू हो गई लिमिट की, वो π/2 और ये -π/2 हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखें। फिर यहाँ साथ साथ में आपको आगे कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x के ग्राफ भी गौर से देख लें कैसे कैसे हैं। कॉट इनवर्स ऑफ x का जो ग्राफ है, व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, तो आपको बताया 0 से पाई के बीच में, ये देखो ये कॉट का ग्राफ है, ये रहा कॉट का ग्राफ। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉट। और कॉट इनवर्स का ग्राफ फिर कुछ ऐसा बना, वो रिफ्लेक्ट करके बना इसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट करके। तो ये जो ग्राफ मैंने बताया कॉट का ग्राफ, अब ग्राफ बनाएंगे किसका? कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स का ग्राफ इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये वाला रिफ्लेक्शन तो किसका हुआ? इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन हुआ ये। और इस पार्ट का जो रिफ्लेक्शन होगा, इस पार्ट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा ये।
सो दैट इज़ द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स। अगले दो में मैंने सीधा ही ग्राफ बना दिया, रिफ्लेक्शन नहीं किया, बहुत झंझट होता है, थोड़ा समझना चाहिए। अब तो इतना करने के बाद तो समझ में आ ही जाता है कि हाँ यार रिफ्लेक्ट होके बन रहा है ग्राफ। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक ग्राफ कॉट इनवर्स का बना रहा हूँ अलग से। सो द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स लुक्स लाइक समवट लाइक दिस। ये वाली जो वैल्यू है ये π/2 है, ये 0 है, ये पाई है। तो ये ग्राफ एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी ये 0 और पाई लाइन को टच नहीं करेगा। ध्यान रखना, याद करना कॉट इनवर्स की रेंज क्या थी, ओपन 0 से पाई। 0 पर क्लोज नहीं है, पाई पर भी क्लोज नहीं है, इसलिए ये ग्राफ कभी भी इन दोनों लाइंस को टच नहीं करेगा। अब इसी तरह से सेक इनवर्स का एक्स का ग्राफ हमने बनाया है। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप गौर से देखो, इफ़ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ भी सेक एक्स के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करके आया y = x। अब विश्वास करो कि रिफ्लेक्शन करके ऐसे ही बनने वाला है। तो दैट इज़ द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। और ये थोड़ा फील लेने के लिए एक चीज़ समझो, सेक इनवर्स सेक ऑफ अगर मैं आपसे पूछूं पाई कितना होता है, या पहले चलो सेक ऑफ 0 बता दो। सेक ऑफ 0 कितना होगा? सेक ऑफ 0 होगा 1/cos 0। 1/cos 0 मतलब 1। तो सेक इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? 0। कॉस में भैया तुमने सेक में 0 डाला तो 1 आया, सेक में यू पुट इन 0 तो क्या मिला? 1। तो सेक इनवर्स में 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? 0। तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। सेक ऑफ पाई पता है कितना होता है? -1। सेक ऑफ पाई होता है -1। तो सेक इनवर्स में -1 डालो तो वैल्यू क्या आएगी? पाई। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखो यहाँ पाई से। और ये 1 पर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। मतलब ये पाई, ये वाला पॉइंट है ना, ये पाई है ये वाला पॉइंट, तो पाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसी तरह से ये ग्राफ है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का। अब तुम चाहे तो खुद फील ले सकते हो कि सेक ऑफ π/2 सॉरी कोसेक ऑफ π/2 कितना होगा? 1। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? π/2। इसी तरीके से अगर मैं कोसेक ऑफ -π/2 बोलूँ तो -1 हो जाता है। तो कोसेक इनवर्स ऑफ -1 कितना हो जाएगा? -π/2। अब इन ग्राफ के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। कॉट इनवर्स की बात करें पहले, तो ये बताओ भाई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इट इज़ डिक्रीजिंग। इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट, वेयर डज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 0 0। सॉरी नॉट 0 0, 0, π/2 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर डिक्रीजिंग हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। फिर नो वर्टिकल टेंजेंट, 10 में भी नहीं थी, इसमें भी नहीं है। फिर साथ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं, डिक्रीजिंग भी आ गया। और पीरियोडिक है क्या? पीरियोडिक नहीं है। तो अभी तक हमने जितने भी ITF के ग्राफ देखे कोई भी पीरियोडिक नहीं है। तो आप देख रहे हो मेरी राइटिंग धीरे धीरे करके सुधर रही है, सुधर जाएगी लास्ट तक आते आते, और अगले वीडियो में तो और भी लाजवाब हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो वर्टिकल टेंजेंट, पीरियोडिक, और कुछ इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। और हाँ, ऑड या इवन है क्या? नीदर ऑड नॉर इवन, ना तो ऑड है ना ही इवन है। तो ये हो गई पूरी इसकी खासियत जो हमें याद होनी चाहिए। और अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स ऑफ एक्स, आप देख रहे हैं ये ग्राफ, इस रीजन में तो ग्राफ ही नहीं है, यानी -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक का आउटपुट -1 से 1 के बीच में आता ही नहीं है, तो इसलिए सेक इनवर्स का ग्राफ ही -1 से 1 के बीच में मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर ये फंक्शन अगर देखा जाए तो ये फंक्शन कैसा है? यहाँ इंक्रीजिंग, इधर भी इंक्रीजिंग। तो क्या कह सकता हूँ? इंक्रीजिंग कहाँ? इन -∞ से -1, यूनियन 1 से
इन्फिनिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पर है, एट x इक्वल टू 1 एंड -1। थर्ड पॉइंट पॉइंट नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो POI, इन्फ्लेक्शन को POI बोल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पीरियोडिक नहीं है भैया, क्योंकि पीरियोडिक, अब मैं बोल रहा हूँ पीरियोडिक नहीं, समझ में भी आ रहा है पीरियोडिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ में कोई भी रिपीटिंग पैटर्न है ही नहीं। जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ में एक रिपीटिंग पैटर्न दिखाई देता है, इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न है ही नहीं। और ऑड इवन की बात करें, आजकल तो ये बात दिल्ली में कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑड इवन। तो ऑड इवन नाइदर ऑड नॉर इवन, नीदर ऑड नॉर इवन। अभी यही नहीं छोड़ेंगे, ये सब तुमसे अप्लाई करवा के छुड़वाएंगे एक एक चीज़ जो बताया है अभी दिमाग में। अब हम सेकेंड वर्स ऑफ एक्स का ग्राफ हमने देख लिया, अब कोसेक इनवर्स की बात कर लें। तो ये ग्राफ कैसा है यार, दिस इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग कहाँ, वही -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इट इज़ डिक्रीजिंग। कॉपी पेन साथ में है ना तुम्हारे पास, साथ में नोट कर रहे हो ना, तभी फ़ायदा है इस वीडियो का। और दूसरा जो पॉइंट है, डज इट हैव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें भी वही कहानी है बेचारे की, वर्टिकल टेंजेंट है कहाँ पर, एट x इक्वल टू -1 एंड 1। पीरियोडिक ये भी नहीं है। तो फोर्थ अपीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक नहीं है। ऑड इवन, देख यार ये तो ऑड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा ग्राफ ऊपर है वैसे ही ग्राफ यहाँ नीचे आ रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो फिफ्थ पॉइंट ये ऑड है भाई। तो कुल मिलाकर ये हो गया 6 के 6 ITF की पूरी जन्म पत्री आपके सामने रख दी, पूरी कुंडली खोल के रख दी आपके सामने, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, सब कुछ बता दिया। तो बस आप इनके ग्रह नक्षत्रों की जो पोजीशन है ना वो अच्छे से याद करो, नहीं तो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाएंगे। अच्छे से ध्यान रखना, तभी हम प्रॉब्लम वहाँ अटैम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ अप्लाई कर लेते हैं ये सब। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, इन फंक्शंस का डोमेन और रेंज। तो चलिए देखते हैं डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे इनका। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है ये कॉस इन्वर्स का हमें डोमेन रेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो अगर हम इसका डोमेन रेंज की बात करें कॉस इन्वर्स की, तो चलिए देखते हैं। यहाँ कॉस इन्वर्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले, वी टॉकिंग ऑफ कॉस इन्वर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। कॉस इन्वर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ऐसी कोशिश आप खुद करके देखो कि क्या है। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, आप करो कॉस इन्वर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो डोमेन और रेंज है। पहले के 2 पार्ट करो, आप खुद से बैठ के कॉपी पेन पे ट्राई करो, फिर देखते हैं। तो चलिए, पहले वाला तो शायद कर लिया होगा आप लोगों ने, कॉस इन्वर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की डोमेन।
तो हमारे पास है कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये है ए पार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? ये होना चाहिए -1 से लेकर 1 के बीच में। और अगर ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए तो आप मुझे बताएं x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। सोचो x ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा, लेकिन 2 को छू नहीं पाएगा। और नीचे कहाँ तक जाएगा? -1 तक जाएगा। तो -1 से 2, ये तो हो गया डोमेन। अब बात करते हैं इसके रेंज की। अब रेंज बता दो कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा इसका। विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज ऑफ दिस, आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स सिर्फ -1 से 1 के बीच में 3 वैल्यू लेगा, -1, 0 और 1। इसलिए जो रेंज आएगी वो आएगी कॉस इनवर्स ऑफ -1, फिर कॉस इनवर्स ऑफ 0 और फिर कॉस इनवर्स ऑफ 1, यानी कि पाई 2 और 0। तो रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे। तो देखो तुमने सही किया गलत किया, चेक करो। अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट था साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स। बी पार्ट साइन इनवर्स ई की पावर एक्स। डोमेन के लिए ई की पावर एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब आप इसमें एक चीज़ ये देखो कि इसमें ये वाली पार्ट तो ऑब्वियस है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, तो ऑब्वियसली ट्रू है। यानी वी नीड टू वर्क अपॉन ई टू द पावर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। वाई इट इज़ ऑब्वियसली ट्रू? ऑब्वियसली ट्रू इसलिए क्योंकि ई की पावर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो वी नीड टू वर्क अपॉन दिस। तो दोनों साइड पर अगर आप लॉग ले लें तो x इज़ लेस देन इक्वल टू ln 1, यानी कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या हो गई इसकी? डोमेन हो गई -∞ से 0 क्लोज्ड। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज की अगर हम बात करें तो आप अब ज़रा अच्छे से एक ये यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ लें। ये e की पावर x है, ये है ग्राफ e की पावर x का। आपने क्या किया? -∞ से 0 के बीच में इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी x कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से 0। तो e की पावर x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेगा? 0 से 1। तो यानी ये जो क्वांटिटी है इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू 1। 0 पर क्या आएगा? ओपन। और 1 पर क्या आएगा? क्लोज्ड। अब हम इसका साइन इनवर्स, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 से 1 है, तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? तो साइन इनवर्स ऑफ 0, 0। साइन इनवर्स ऑफ 1, π/2। तो 0 ओपन से π/2। यहाँ आप एक चीज़ और देखो कि जब साइन इनवर्स हमने लिया तो साइन इनवर्स सीधा इस इंटरवल का साइन इनवर्स ले लिया। क्यों? साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है? हमने देखा था इंक्रीजिंग। तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आती? 0 पर। सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ थी? 1 पर। और बाकी सारी वैल्यू कहाँ थी? बीच में। तो बस हमने सीधा सीधा क्या कर दिया? साइन इनवर्स 0, 0। साइन इनवर्स 1, π/2। ख़त्म हो गया काम। तो देखा कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग काम आया इसके अंदर? इंक्रीजिंग का काम हुआ ना यहाँ पर। क्यों काम हुआ? क्योंकि हमें साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है, तो छोटे पर वैल्यू सबसे छोटी, क्योंकि ये सबसे छोटा एलिमेंट है इसके अंदर जो रखा है, और ये सबसे बड़ा वैल्यू है जो इसके अंदर रखा है, तो उसके लिए इसकी सबसे कम वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स ऑफ 1, π/2। अब ये जो सी, डी और ई पार्ट हैं, ये सी पार्ट, मैं सी पार्ट और कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो सी पार्ट और देख लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो सी पार्ट है 1/सिग्नम ऑफ सेक इनवर्स ई की पावर एक्स। सी पार्ट इज़ सी पार्ट है 1/सिग्नम ऑफ
1/signum ऑफ sec इनवर्स e की पावर x, sec इनवर्स e की पावर x। अब इसकी बात करनी है हमको, चलो करते हैं। तो आप जानते हो कि e की पावर x या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर e की पावर x -1 से छोटा होना चाहिए। फिर से यहाँ पर यह तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि e की पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, दोनों साइड लॉग लिया तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। तो सेक इनवर्स के डिफाइंड होने के लिए x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर लेकिन सिर्फ 1/sec इनवर्स x तो नहीं लिख रखा, यहाँ लिख रखा है सिग्नम ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। तो साथ साथ हमारे पास एक चीज़ और होनी चाहिए, सेक इनवर्स ऑफ e की पावर x 0 नहीं होना चाहिए। तो सेक इनवर्स ऑफ e की पावर x 0 कब होगा? जब e की पावर x 1 हो जाएगा, यानी जब x कितना हो जाएगा 0, यानी कि e की पावर x 1 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ जो डोमेन आ गई वो आ गई 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 पर ओपन और इन्फिनिटी पर भी ओपन। सो दैट इज़ द डोमेन ऑफ दिस। अब बात करते हैं रेंज की। तो डोमेन आ गई भाई हमारे पास, उम्मीद है डोमेन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेंज की। लेट अस टॉक ऑफ रेंज नाउ। रेंज की बात कर लेते हैं। अब रेंज में तो हम जानते हैं सेक इनवर्स का जो आउटपुट आता है, सेक इनवर्स ऑफ समथिंग, समथिंग यानी कुछ भी हो, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी माइनस, वो वैल्यू थी 0 से पाई, 0 से पाई में सिग्नम और एक्सेप्ट π/2, ध्यान रखना बीच में π/2 छूटता है। सिग्नम यानी जो भी अंदर क्वांटिटी लिखी है, ये क्वांटिटी जो 0 से पाई है, ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ना तो 0 हो सकता है, सेक इनवर्स ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हटा ही दिया हमने। तो ये जो सेक इनवर्स का आंसर आएगा वो 0 से लेकर पाई तक आएगा, एक्सेप्ट, मतलब यहाँ हालांकि पाई वाई भी नहीं आएगा। यानी कुल मिलाकर हम बस इतना सोच सकते हैं कि सेक इनवर्स कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसलिए रेंज सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आएगी 1। ये वाला एग्जांपल एक बार फिर से देख लें। हमने 1/सिग्नम ऑफ सेक इनवर्स e की पावर x का डोमेन निकाला। कैसे? सबसे पहली शर्त तो हमने e की पावर x के ऊपर लगाई ताकि सेक इनवर्स डिफाइंड हो। सेक इनवर्स डिफाइंड होने के लिए e की पावर x 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर e की पावर x -1 से छोटा होना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है तो इसलिए आ गया x 0 से इन्फिनिटी। अब सिग्नम लिखा है तो 1/सिग्नम लिखा है, तो सिग्नम अगर 0 हो गया तो 1/ उसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी e की पावर x 1 नहीं होना चाहिए। तो x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डोमेन आके 0 से इन्फिनिटी, रेंज ये आ गई। अब तुम अगली बार अगले वीडियो में मैं d और e इन दोनों के आंसर अगले वीडियो में दूंगा। आप इनकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करेंगे, और सिर्फ यहीं हम इसको नहीं छोड़ रहे, आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी है छोटा सा, ये रहा होम असाइनमेंट। इस होम असाइनमेंट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। लो भैया स्क्रीनशॉट लो, ये आप, मैंने इसमें आंसर्स भी मार्क कर दिए ताकि आपको क्रॉस चेक करने में आसानी हो। अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन और है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी करें, यहाँ मैंने आंसर मार्क नहीं किए क्योंकि सबके आंसर देना तो गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी जिसका कोई आंसर नहीं दिया अभी मैंने, अगले वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा। और जो मैंने आपको बताया साथ में, ये इसका डी और ई पार्ट एक बार ये भी अच्छे से देख लें। ये डी पार्ट और ई पार्ट दोनों, ये दोनों पार्ट भी आप अटेम्प्ट करेंगे।
सो ये होम असाइनमेंट, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्टडिंग। मैं भी कोशिश करता रहूँगा आपके साथ टच में रहूँ। और इन द लास्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड मेक इट रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एज पॉसिबल, ताकि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबकी नॉलेज में कुछ जुड़े। ITF को लेकर जो लोगों में कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे करके दूर हो स्टूडेंट्स में। और एट द एंड, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट अगले वीडियो में भी सॉल्यूशन भी तो चाहिए जो अभी होमवर्क दिया है उसका। तो अगला वीडियो कब आएगा, कैसे आएगा, वो फिर सब्सक्राइब करे बिना तो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। सो मीट यू सून। ठीक, बाय बाय।